रेनेसा देखा था? क्या था रेनेसा? रीबर्थ। फिर एक एनलाइटनमेंट देखा था। और क्या किया था? एक यूटिलिटेरियनिज्म भी देखा था हमने। यूटिलिटेरियनिज्म तो मैंने बार बार बात की है। हाँ। अच्छा, क्वेश्चन भी आ गया, पीटी के क्वेश्चन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हो गया ना सही? हो गया सही। ऑप्शन क्या क्या थे? बेंथम का भी है। अब वो हाँ, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक भी है, जीएस मिल का भी है। तो वो क्वेश्चन का पैटर्न क्या था वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। एनलाइटनमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हमने कर लिया था। ठीक है। ट्राइबल और पीजेंट रिवोल्ट रेवोल्यूशन ये सब हो गए हमारे, 1857 हो गया। प्रिंटिंग प्रेस अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ। वो सिर्फ रेफर किया है मैंने। ये वो टॉपिक्स हैं जो कंप्लीटली कवर कर लिए हैं। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस एज एन एग्जांपल यूज किया, प्रिंटिंग प्रेस मैं लास्ट में कराऊंगा। वो स्पेसिफिक है मेंस और पीटी दोनों के लिए। ठीक है ना, प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनलिज्म हो गया। हाँ, एक एक हमने बात की थी, कंट्री, स्टेट एंड नेशन। ये मेजर मेजर कॉन्सेप्ट ये थे, उसमें यही डिस्कशन किया था हमने। ठीक है। और ये सारे इंपॉर्टेंट है। पीटी में देखा ना, पीटी में आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, इंटरव्यू में भी आ सकता है, एनलाइटनमेंट क्या है, रेनेसा क्या है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट क्या है। ठीक है ना, इररिस्पेक्टिव तुम्हारा ऑप्शनल क्या है, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, रीसेंट हिस्ट्री का पार्ट है। नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म तो हमेशा न्यूज़ में रहता है, किसी और कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। नेशनलिज्म क्या होता है? 3 वर्ड बताए मैंने। कॉमन कल यस, कॉमन कल्चरल कॉन्शियसनेस। हाँ, कलेक्टिव भी है, ठीक है। यस। कंट्री क्या था? जोग्राफिकल एक्सप्रेशन। जब हम इटालियन यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो वहां पर मैं बात करूंगा कि इटली वॉज अ जोग्राफिकल एक्सप्रेशन ओनली इनिशियली, यूनिफिकेशन से पहले। तो वो जोग्राफिकल कंट्री। स्टेट कब होता है? स्टेट में क्वेश्चन पीटी का आ चुका है। ठीक है ना, स्टेट में क्वेश्चन पीटी में आ चुका है। स्टेट पॉलिटिकल एंटिटी होती है, स्टेट होती है टेरिटरी, कंट्री प्लस पॉलिटिकल अथॉरिटी, मीन्स टेरिटरी प्लस पॉलिटिकल अथॉरिटी। फिर और भी फिलोसफिकल है, वो 11वीं की एनसीईआरटी पॉलिटी की बुक में मिल जाएगा। ठीक है। नेशन, कॉमन कल्चरल कॉन्शियसनेस। ठीक है ना, ये सब है। इनमें कोई डाउट तो नहीं है? कोलोनियलिज्म, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ेंगे फिर हम। आज हम करेंगे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, 1882, लॉर्ड रिपन के दौरान। लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल, वाइस रॉय भी बोल सकते हो। ठीक है। उसके टाइम पर इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुआ था। बिल है रिलेटेड टू, बताया था मैंने, लिखवाया नहीं है, बताया था। इल्बर्ट बिल किससे रिलेटेड था? जुडिशरी से रिलेटेड था, कि इंडियन जजेस और मैजिस्ट्रेट कैन ट्राई यूरोपियन अफेंडर्स। ठीक है ना। ठीक है। इल्बर्ट बिल पता है ना किसका था? अभी लिखवाऊंगा मैं अच्छे से। ठीक है। इल्बर्ट बिल इज रिलेटेड टू जुडिशरी। ठीक है, ड्यूरिंग colonial रूल। मीन्स इट वॉज अ बिल विच proposed दैट a Indian judge or magistrate can try a European offender। क्लियर है? यूरोपियन अफेंडर जिसके ऊपर एलिगेशन है, तो उसका ट्रायल इंडियन जज भी कर सकता है, ये प्रपोजल था इल्बर्ट बिल में। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या क्या कंट्रोवर्सी हुई, क्या क्या इश्यूज हुए, वो देखेंगे। इसको बोलते हैं द बिल विच लेड टू व्हाइट म्यूटिनी। बिल विच लेड टू व्हाइट म्यूटिनी। व्हाइट म्यूटिनी मीन्स प्रोटेस्ट बाय व्हाइट रेस, इंग्लिश। ठीक है ना, इस बिल के अगेंस्ट, प्रपोज बाय लॉर्ड रिपन। पीटी में क्वेश्चन आ चुका है, मेंस में शायद अभी टच नहीं किया है, कभी भी आ सकता है। ठीक है ना। देन उसके बाद हम करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कुछ पॉइंटर्स, ज़्यादा नहीं करेंगे। उसमें 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, उसने रेफर किया था कि लोकल गवर्नेंस को हमें प्रमोट करना है इंडिया में, फर्स्ट। सेकंड, क्योंकि 1857 के बाद बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो इंडियंस को इनकॉर्पोरेट करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम में। ठीक है ना। तो उसमें एक प्रपोजल 1861 में होगा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसको हमको प्रमोट करना है। ठीक है ना। उसके बाद लॉर्ड मायोस का मायो, मायो कॉलेज सुना होगा, मायो कॉलेज। ठीक है ना, तो लॉर्ड मायो का एक रेजोल्यूशन आएगा कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन करना है, पॉलिटी में पढ़ चुके होंगे सब ये। ठीक है ना। उसके बाद लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन आएगा, जिसको बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये कुछ कुछ पॉइंटर्स लिखवा दूंगा मैं।
फिर नेशनलिज्म का टॉपिक अभी चल रहा है, तो नेशनलिज्म के अंदर हम रविंद्रनाथ टैगोर भी यहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद हम जाएंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले कौन कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी या क्या क्या हुआ विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। ठीक है ना, नेशनलिज्म का ही पीरियड है सारे 1947 तक। ठीक है ना, उस पीरियड में क्या क्या हो रहा है, क्लियर है ना, इस तरीके से फ्लो रहेगा हमारा। फिर आईएनसी में मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, गांधीयन मूवमेंट, ये सब देखेंगे। पिछले में डाउट तो नहीं है कि किसी कॉन्सेप्ट में बता देना मुझे, क्योंकि कोर है वो सब कॉन्सेप्ट। बताओ। ब्रदर्स नहीं है वो? नहीं, मैंने नहीं बताया। मैंने ये बोला था कि ब्रदर्स नहीं है, ये ध्यान है, वो अलग अलग वाइस रॉय हैं। ब्रदर्स नहीं है, लिप्टन और रिपन ब्रदर्स नहीं है। हाँ तो हाँ, और क्वेश्चन भी ऐसा नहीं आएगा कि वो ब्रदर्स थे, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। हाँ, उसमें कुछ नहीं है। लॉर्ड लिटन जो था वो रिएक्शनरी गवर्नर था, और लॉर्ड रिपन जो था, जो उसके बाद नेक्स्ट आया गवर्नर, वो रिफॉर्मिस्ट था। थोड़ा उसको लिबरल एनलाइटेंड गवर्नर बोलते हैं। मींस इंडिया के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा लिबरल था वो। उसी के दौरान इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी होगी। इल्बर्ट बिल वही लेके आया कि इंडियन जजेस कैन आल्सो ट्राई यूरोपियंस। तो ये थोड़ा लिबरल है, रिफॉर्मिस्ट जील है उसकी। ठीक है, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करेगा, इसलिए थोड़ा उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है इंडियन नेशनलिज्म की तरफ। क्लियर है। लिटन उससे पहले रिएक्शनरी था। वो सब देखो, ये जो मैं टॉपिक्स करा रहा हूं ना, ये मेंस प्लस पीटी है, बट मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स मेंस। पीटी के लिए जो फैक्ट्स हैं वो स्पेक्ट्रम में है, तो पैरेलल ही चलना सबको लेके। ठीक है ना, इधर से ये टॉपिक पढ़ा, उधर से कंप्लीट कर लिया। क्लियर है, तब पूरी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। क्योंकि पॉसिबल नहीं, अगर वो सिर्फ मैं सब सब कुछ कराऊं तो 2 महीना सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री लेकर जाएगा। ठीक है, नोट्स बने हुए हैं, डबल उसमें मेहनत नहीं करनी हमको। ये रिपन इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ठीक है, ये हम करेंगे अभी। एक मैंने बताया था ना, रॉयल शिमला क्लब, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, ये उस टाइम का पोस्टर है। ठीक है ना, तो ये सब कोलोनियलिज्म है। देन इंडियन सिपॉयज, इसके ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है। करंट मेंस जो हुआ था उससे पहले वाला मेंस, उसमें इंडियन सिपॉयज के ऊपर 15 मार्कर का क्वेश्चन था। ठीक है, देन आईएनसी का फाउंडेशन है डब्ल्यू सी बैनर्जी, 1885 फर्स्ट प्रेसिडेंट। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे, उनकी अप्रोचेस क्या थी। फिर एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट में लीडर कौन कौन से हैं। लाल बाल पाल सुना होगा, लाला लाजपत राय, स्कूल में पढ़ा होगा लाल बाल पाल। ठीक है, बाकी दादा भाई, एस एन बनर्जी, डिफरेंसेस, डिमांड्स क्या थी, ये सब लिखवाऊंगा मैं। डिफरेंट फेजेस, इस पे दो या तीन बार मेंस का क्वेश्चन आ चुका है इस वाले पॉइंट के ऊपर, कि डिफरेंट पैरेलल्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो डिफरेंट पैरेलल्स कुछ नहीं है, वो सिर्फ फेजेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट है। अब वो पैरेलल भी चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ मॉडरेट है तो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होगा, या एक्सट्रीमिस्ट है तो मॉडरेट नहीं होगा, सब पैरेलल चल रहा है। ठीक है, मॉडरेट भी है शुरू में, बाद में एक्सट्रीमिस्ट आएंगे, बट मॉडरेट भी चलेंगे कुछ टाइम तक। ठीक है, फिर गांधीयन ईरा आ जाएगा, फिर सोशलिस्ट आएंगे। ठीक है, वो सब चलता रहेगा, तो पैरेलल है। ये मैं अच्छे से कराऊंगा बहुत, और इसमें टाइम लगेगा अभी यहाँ तक आने में। चलो इल्बर्ट बिल कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस, ये सब रहेगा इसमें। ठीक है, ये मेन हेडिंग्स रहेंगी। क्या हुआ था इल्बर्ट बिल में, गवर्नर कौन था, लॉर्ड रिपन, पीटी के लिए बन सकता है। देन इंडियन जज कैन ट्राई यूरोपियंस। अमेंडमेंट्स क्या क्या हुए, सीआरपीसी 1884 अराउंड। प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट हुआ था इस बिल के अगेंस्ट बाय यूरोपियंस, नोन एज वाइट म्यूटिनी। ठीक है, बाकी इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम किस पीरियड की बात कर रहे हैं, इंडियन नेशनलिज्म के फेज की। तो उस नेशनलिज्म पे इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था। सिंपल, कोई सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होगा, एक्सपोज्ड रेशियलिज्म। ठीक है ना, सारी बात रेशियलिज्म की है ना। वो लोग क्या बोल रहे हैं, वाइट मैंस बर्डन, कि हम लोग सिविलाइज्ड हैं आप लोग नहीं।
तो हमारी ड्यूटी है हम आप लोगों को सिविलाइज करेंगे। ठीक है, ये इस चीज को रिवर्स कर रहा है कि इंडियन जज कैन ट्राई यूरोपियन। तो ये तो उस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हो गया ना, कोलोनियलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट था, जस्टिफिकेशन जो था, ठीक है ना। तो वही सारी चीजें रहेंगी इसमें। इंडियन नेशनलिज्म में जो मैंने आर्ग्यूमेंट्स वगैरह दिए थे, रिचर्ड कूपलैंड वगैरह, पीजे मार्शल, इन लोगों का जो दिया था वो याद रखना, ठीक है। दो तीन एक दो भी अगर कोड कर दोगे तो वैल्यू एडिशन हो जाएगा। लिखें, क्वेश्चन लिखें, इसमें एक क्वेश्चन के फॉर्म में रखेंगे। इट वॉज इट वॉज इन दिस इट वॉज इन दिस ऑलमोस्ट इट वॉज इन दिस unrecognizable almost unrecognizable form that Hilbert Bill spelling देख लेना ऊपर, was finally enacted, full stop, was finally enacted. It was, आगे एक्सटेंड करो, it was primarily the failure of Viceroy. It was primarily the failure of Viceroy. Full stop, comment. Viceroy, 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 comment. ठीक है, इसका टाइम पीरियड लिख लेना 1883, हिल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883। इंट्रोडक्शन लिखो, इंट्रोडक्शन लिखो। इन 1883 द सीपी इन 1883 सीपी इल्बर्ट, ये पूरा नाम है, सीपी इल्बर्ट, द लॉ मेंबर इन लॉर्ड रिपन काउंसिल, लॉर्ड रिपन ये लिखा है इधर, लॉर्ड रिपन काउंसिल, introduced Hilbert Bill, full stop, आगे लिखो। it proposed to give Indian judges to try European offenders in the Mofussil Court, ठीक है ना, MOFUSSIL, Mofussil कोर्ट। कुछ नहीं है, लोकल लेवल पे जो टाउन्स लेवल पे जो कोर्ट्स हैं, ठीक है ना, Mofussil कोर्ट्स, as they already did in the presidency towns, as they already did in the residency towns, ठीक है। कुछ लेवल तक अलाउड था, वहां पर अलाउड था पहले, जहां पर अपील मैकेनिज्म था कि इंडियन जजेस ने कुछ आर्गुमेंट दिया, फाइनल वर्डिक्ट दिया, उसके बाद यूरोपियन अफेंडर्स कैन अपील इन हायर कोर्ट्स, ठीक है। यहां पर अलाउड नहीं था मॉफसिल में, तो यहां पर अब अलाउ करेंगे। पहले से प्रेसिडेंसी टाउन्स में अलाउड था, ठीक है ना, कि इंडियन जजेस कैन ट्राई यूरोपियन अफेंडर्स। ये दिस वाज अलाउड इन प्रेसिडेंसी टाउन्स बिकॉज इन प्रेसिडेंसी टाउन यूरोपियन अफेंडर्स कैन अपील इन हाई कोर्ट्स। यहां पर अलाउड नहीं था, ठीक है ना। अब जो बिल प्रपोज कर रहा है वो क्या प्रपोज कर रहा है, इसमें क्लियर है दोनों में डिफरेंस, अमेंडमेंट्स। हाँ, अभी इसको आगे कराऊंगा मैं। बैकग्राउंड लिखो, हेडिंग दो, बैकग्राउंड ब्रिटिश इंडियन जुडिशियल सिस्टम had been heavily biased in favor of Europeans. Full stop. Next. Indian magistrates were not allowed
टू ट्राई ब्रिटिश subjects, to try British subject, except in case that could only be heard by higher courts, except in cases that could only be heard by higher courts. कुछ चीजों में अलाउड था पहले से, ठीक है, मुफस्सिल लेवल पर अलाउड नहीं था, उसके लिए एल्बर्ट बिल लेकर आया लॉर्ड रिपन, इसमें अलाउ किया गया। क्लियर है ना, इस चीज में क्लियरेंस है, किसी को डाउट तो नहीं है जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाई है, पक्का, ठीक है। अगर क्वेश्चन पीटी में इस तरीके से फ्रेम हो जाए कि इंडियन जजेस वर नॉट अलाउड इन एनी केस बिफोर एल्बर्ट बिल, ठीक है ना, टू ट्राई यूरोपियन अफेंडर्स, ऐसा कुछ पीटी में स्टेटमेंट बन जाए तो वो रॉन्ग होगी। डाउट है? और है डाउट किसी को? पूछ लो, क्योंकि ये स्टेटमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मैंने दो चीजें लिखवाई हैं, मुफस्सिल जो कोर्ट है वहां पर एल्बर्ट बिल 1883 में अलाउ कर रहा है, उससे पहले दूसरी चीजों में अलाउड था कि इंडियन जज यूरोपियंस को ट्राई करे। अगर पीटी में कोई क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए कि इंडियन जजेस वर नॉट अलाउड टू ट्राई यूरोपियंस इन एनी केस बिफोर एल्बर्ट बिल, एक तो एनी आ गया पहले वर्ड, वो ऑलरेडी एक्सट्रीम है, तो अलाउड था, ठीक है ना, जनरल स्टेटमेंट में वो अलाउड था 1883 से पहले भी, यहां पर चेंज सिर्फ इसका आया है। देखो लेवल का डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साकेत, वहां पर अलाउड नहीं है क्योंकि वहां लोकल लेवल पर है, ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट में इंडियन जज जो है वो कर सकता है। एक एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं, वहां कर सकता है क्योंकि वहां पर एजुकेटेड है, हायर ऑफिशियल्स है, सब कुछ है वहां पर, वेल स्टैब्लिश सिस्टम है। बट लोकल लेवल पे जो है ना, लोकल लेवल पे क्या होगा, लोकल लेवल पर विजिबिलिटी बढ़ जाएगी इंडियंस के बीच में कि इंडियन जजेस भी यूरोपियंस को ट्राई कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं बढ़ेगी। वही लोकल लेवल पे मुफस्सिल में अलाउ अब कर रहा है ये, अब इसके रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी होगी, वो लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द बिल वॉज पार्ट ऑफ लॉर्ड रिपन्स larger reform agenda to increase equality within colonial structure, next point लिखो, this came as huge resentment लिख लोगे ना, huge resentment among British regimes, as they knew the judges from India will be inclined towards rule of law, नेक्स्ट लिखो, ugly face UGLY, ugly face of Anglo-Indian racism, now revealed, ugly face of Anglo-Indian racism now revealed itself in white mutiny. एंग्लो इंडियन रेसिज्म रिवील्ड इन, एंग्लो इंडियन जो रेसिज्म था, जो इंग्रेन था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर, वो ओपन में आ जाएगा। उसको क्या बोलेंगे प्रोटेस्ट में? व्हाइट म्यूटिनी। तो व्हाइट म्यूटिनी में क्या क्या हुआ, क्या कैसे कैसे प्रोटेस्ट किया ब्रिटिशर्स ने, वो लिखना है। इसमें लिखें इंडिगो, द मेन रिजेंटर्स, इसके अंदर व्हाइट म्यूटिनी के अंदर लिख लो, मींस ऑब्जेक्शंस कैसे कैसे किए उन लोगों ने। द मेन रिजेंटर्स, RESENTERS, रिजेंटर्स, द मेन रिजेंटर्स
वर इंडिगो फार्मर्स, इंडिगो प्लांटर्स, सॉरी, इंडिगो इंडिगो प्लांटर्स इन वेस्ट बंगाल, इन बंगाल, वेस्ट बंगाल लिखो या बंगाल लिखो। ये क्लियर है? इंडिगो का इशू चल रहा था पहले से, 1859 हमने देखा था, अभी भी चल रहा है वो, ठीक है। उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, जो इंडिगो फार्मर्स हैं और इंडिगो प्लांटर्स हैं, इंडिगो प्लांटर्स फोर्स कर रहे हैं इंडिगो फार्मर्स को, तो इंडिगो फार्मर्स कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे, तो वहां पे कल्प्रिट कौन होंगे, एलिगेशंस किसके ऊपर है, प्लांटर्स के ऊपर। तो प्लांटर्स के अगेंस्ट जा रहा है ये, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलेंगी ना चीजें, इंडियन जज जो है वो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलेगा, तो पहला रिजेंटमेंट कौन करेगा, इंडिगो प्लांटर्स, ठीक है, वो पॉइंट था ये। नेक्स्ट लिखो, rumors rumors were being spread were being spread against Indian judges, against Indian judges by referring to 1857 revolt, 1857 revolt, quoting indignified treatment to British women, to British women। तो 1857 वाला एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं, हमने वो देखा था ना, मिस व्हीलर वाला, मिस व्हीलर वाली पेंटिंग्स देखी थी हमने, याद है 1857 मिस व्हीलर पेंटिंग देखी थी हमने, प्रोपोगेंडा मैकेनिज्म। तो 1857 में क्या हुआ था उसको कोट कर रहे हैं ये लोग, कि ऐसा हुआ था 1857 में, अब यूरोपियन जज को इंडियन ट्राई करेगा तो फिर दोबारा वही होगा कोर्ट के अंदर, ठीक है। इंडियन जजेस वर कॉल्ड एज, इंडियन जजेस वर कॉल्ड एज, हाँ, इंडियन जजेस वर कॉल्ड एज द फेमिनेट बाबूज, ब्रैकेट में लिख लेना, नॉट फिट, नॉट फिट टू ट्राई यूरोपियंस, नॉट फिट टू ट्राई यूरोपियंस। देखो ये सारे इश्यूज ना, जो टूल्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है, मींस इंडिया के जो इंडिया में जो ब्रिटिश के कॉलोनियल स्ट्रक्चर है, उसमें एक ब्यूरोक्रेसी है, एक जुडिशरी है, आर्मी है, पुलिस है। तो चारों सेक्शन में आप देखेंगे कि हर चीज में इंडियंस को डाउन ट्रोडन किया गया है, मीन्स सप्रेस किया गया है, लोअर लेवल पर ही रखेंगे, चाहे वो जजेस हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, पुलिस में हो, या फिर नॉर्मल पॉलिटिकल सिस्टम में हो, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह होंगी, ठीक है ना, उसमें नीचे लेवल पर ही रखेंगे। कॉलोनियल स्ट्रक्चर है, जैसे जुडिशरी का कॉलोनियल स्ट्रक्चर है, तो इंडियंस यहां तक सीमित होंगे, ऊपर नहीं, ठीक है। सिमिलरली स्ट्रक्चर उसमें होगा ब्यूरोक्रेसी में, सिमिलर स्ट्रक्चर होगा पुलिस सर्विसेज में, ठीक है ना, और जो भी सर्विसेज हैं सब में ऐसे ही रहेगा, मिलिट्री में भी। मिलिट्री में 1857 में क्या इशू था, सिपॉइज का ट्रीटमेंट डिस्क्रिमिनेटरी था वहां पर, ठीक है ना, तो वहां भी यही इशू था। जुडिशरी में हमने देख लिया, पुलिस में स्पेसिफिक नहीं करते हम लोग, ठीक है ना, तो यही चलता रहेगा आखिर तक। क्या लिखा है लास्ट वाला पॉइंट, एफिमिनेट बाबूज, हाँ। नेक्स्ट लिखो, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल रिवर थॉम्सन, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल रिवर थॉम्सन condemned condemned the bill, condemned the bill as ignoring racial distinction, ओपनली कमेंट कर रहे हैं ये लोग, ignoring racial distinction established आगे इसी में, established equality by stroke of pen, stroke of
इग्नोरिंग रेशियल डिस्टिंक्शन बाय एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी बाय स्ट्रोक ऑफ पेन। क्लियर हो रहा है? देखो, वाइस चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी में, उनकी टीम होती है, तो लॉर्ड रिपन की भी टीम है जिसको बोलते हैं विसरॉय इन काउंसिल। तो काउंसिल है, उस काउंसिल के अंदर कुछ लॉ मेंबर होंगे, कुछ दूसरे मेंबर्स होंगे, पुलिस सर्विस से होंगे, कुछ ब्यूरोक्रेसी से होंगे, ठीक है ना। तो उसमें जो लॉ मेंबर था उसका नाम क्या था? इल्बर्ट। इल्बर्ट ने ये बिल दिया, ड्राफ्ट उन्होंने दिया होगा लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन ने बोला ठीक है इसको करो आगे। तो सिंपल ये है और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, हाँ वही। नहीं, वो कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लिबरल एनलाइटेंड इसलिए तो बोल रहा हूं मैं, लॉर्ड लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस बोल रहे हैं, हम ही लोग तो बोल रहे हैं, बिकॉज उनका लिबरल एटीट्यूड था इंडियंस की तरफ। कुछ कुछ गवर्नेंस होंगे जो अच्छी पॉलिसीज लेंगे। हमने देखा था ना ब्रिटिश के पॉजिटिव इम्पैक्ट और ब्रिटिश के नेगेटिव इम्पैक्ट, तो नेगेटिव में बहुत ज्यादा पॉइंटर्स लिखवाए थे, पॉजिटिव में एक लॉर्ड रिपन एग्जाम्पल है, ठीक है। बट ये भी अंडर प्रेशर अमेंडमेंट हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट लिखे, विसरॉय, वाइस रॉय और विसरॉय जो भी बोलो, वाइस रॉय अल्टीमेटली succumbed to the pressure, succumbed, succumbed to the pressure। इसी में लिखें, the bill was eventually amended, the bill was eventually amended as CRPC Amendment Act 1884, CRPC, हाँ, amended as CRPC Amendment Act 1884, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सुना होगा, which empowered both European and Indian judges, which empowered both European and Indian judges to try Europeans। कुछ चेंज हुआ इससे? स्टेटमेंट से तो कोई चेंज नहीं हुआ, अभी भी अमेंडमेंट करने के बाद इंडियन कैन ट्राई। हो गया ना, ये वाला स्टेटमेंट लिख लिया, हो गया कंप्लीट स्टेटमेंट। और बोल देना मैं, मुझे फ्रेम करना पड़ता है। कोई चेंज नहीं हुआ ना, वही है जो मैं बोल रहा हूँ, अमेंडमेंट हो गया बट बात वही है। अब इसमें आगे लिखो एक और स्टेटमेंट, हाउएवर, इसी में आगे लिखो, हाउएवर in all the cases the defendant retained the right to request a jury trial, right to request a jury trial with at least half of its member being European, with half of its member, at least half of its member being European। क्लियर है? अब स्टेटमेंट हो गई कंप्लीट, अमेंडमेंट हुआ क्या था, क्या हुआ था बताओ जरा, एक्सप्लेन करो मुझे वाले स्टेटमेंट, प्राची को छोड़कर पीछे। रिजवान, यस ओके, आगे बताओ ना, नो इशू, आप जिस लैंग्वेज में बोलना है बोलें, मीनिंग बताओ, एक्सप्लेन करो स्टेटमेंट क्या बोल रही है वो। ओके ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ ज्यूरी ट्रायल with at least half of its member being European, means आफ्टर जो ट्रायल हुआ है, इंडियन ने जो ट्रायल किया, इंडियन जजेस ने, उस ट्रायल के बाद उसके पास अपील है, तो अपील किसको करेगा? ज्यूरी को। और ज्यूरी में
50% प्लस मीन्स ये मोर देन 50% ही रहेगा हमेशा, विच इंक्लूड्स यूरोपियंस ओनली, ठीक है। 100% में मोर देन 50% ओनली यूरोपियंस। ज्यूरी ट्रायल पता है ना, वो मूवी देखी है नानावटी वाली, क्या नाम था मूवी का? अक्षय कुमार वाली मूवी थी, नेवल ऑफिसर होता है उसमें। रुस्तम मूवी देखी है? उसमें दैट इज ज्यूरी ट्रायल। बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, अल्टीमेटली वो डिसाइड करते हैं। जज का काम क्या होता है? फैसिलिटेट करना ज्यूरी सिस्टम, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे, फॉर एग्जांपल 10 मेंबर्स होंगे, तो उनके मेजॉरिटी डिसीजन के बेस पर होगा। तो जब 50% यूरोपियन है, मोर देन 50%, तो अल्टीमेटली किसके हाथ में है डिसीजन? यूरोपियंस के। तो बात वही नहीं पड़ी ना, चेंज हो गया। उन्होंने ठीक है इंडियन जज ट्राई कर लेगा, लेकिन लास्ट से नहीं रहेगा। यस, यस, समझ गए ना। उसने एक पॉइंट और ऐड कर दिया कि इंडियन जज ट्राई कर सकता है, उसको चेंज नहीं कर रहे हम लोग, बट अल्टीमेटली डिसीजन किसका होगा? यूरोपियंस का। और हर यूरोपियन जाहिर सी बात है यहां जाएगा, ठीक है ना। बस, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस लिखो। इट डिपिक्ट इट डिपिक्ट the racial discrimination by colonial masters। प्रूव हो गया यहां पर रेशियलिज्म। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ it was the last straw that politically conscious educated Indians, politically conscious educated Indian could take as it made them aware of their subordinate position in imperial power structure। इनको पॉइंटर्स में ही लिखना जो मैं लिखवा रहा हूँ सब, वो पैरा वाला फॉर्म में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, याद करना है। नेक्स्ट लिखो। इट शोड द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी टू इंडियंस इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी इन द सेंस, अभी सुनो इधर, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी ऑफ यूरोपियंस। उन लोगों ने यूनिफाई किया अपने आप को इस बिल के अगेंस्ट। तो ये एग्जाम्पल दिया किसको? इंडियंस को, कि हम लोग भी यूनाइटेड होकर प्रेशर करके गवर्नर को अपना काम करवा सकते हैं। सिंपल ये वाला है। ये अल्टीमेटली सब नेशनलिज्म की तरफ जा रहा है ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सबऑर्डिनेट पोजीशन, और तीसरा क्या है? यूनिटी। नेशनलिज्म में यूनिटी चाहिए। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एग्जांपल होता है ना कि फॉरेन रूलर है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, वो दिख गया। और तीसरा है कि आपके सबऑर्डिनेट पोजीशन है, आप ऊपर तक नहीं जा रहे हैं, नीचे गए। ये तीन चीजें हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या ट्रिगर करेगा? ये इंडियन नेशनलिज्म, आईएनसी 1885, ये 1883 की बात कर रहे हैं। क्लियर है सबको? नेक्स्ट लिखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये टॉपिक खत्म हो गया एल्बर्ट बिल का। किसी को इशू है तो बता दो, पीटी के भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं यहां से। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि पॉलिटी का पार्ट है, वहां पर हो जाएंगी। प्री 1947 छोटी छोटी चीजें क्या क्या हुई थी वो वाला है। बाकी कॉलोनियल रूल से छोटी छोटी चीजें क्या हुई थी वो मैंने एंशिएंट और मिडीवल में करा दिया। कराया था नहीं? सभा समिति तुम लोगों ने तो किया नहीं, तुमने किया था। सभा समिति वहां करा दिया था मैंने एंशिएंट वैदिक में, और चोलाज वाला बता दिया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिडीवल में, ठीक है। वही चीज अब कॉलोनियल में आ रहा है। एंशिएंट हो गया, मिडीवल हो गया, अब मॉडर्न हिस्ट्री में प्री 1947 से पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स थे। फिर 1947 के बाद पॉलिटी में तुम लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी, या पढ़ रहे होगे, ठीक है ना। इसमें लिखो
इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फर्स्ट पॉइंट. इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 emphasized on लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बस इतना ही लिखना है इसमें. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. लॉर्ड मायो, एक तो एक्ट हो गया, एक लॉर्ड मायोज रेजोल्यूशन 1870. 1870s लिखो क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स है. 1870s. इसमें सब पॉइंट लिखो. फर्स्ट, इट एम्फसाइज्ड ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन. सब पॉइंट, नेक्स्ट सब पॉइंट डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. laid down that laid 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 down that funds meant to be spent on meant 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 to be spent on education, sanitation, etc. should be controlled by elected members of local bodies. Should be controlled by elected members of local bodies. Example लिखो. New municipal acts were passed in several provinces. इसी में आगे लिखो. एक एग्जाम्पल है बंगाल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट. बंगाल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट, हाँ इसी के पार्ट में एक एग्जाम्पल है ये. बंगाल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट मतलब नंबर ऑफ म्युनिसिपल एक्ट्स वर पास्ड, उसमें एक एग्जाम्पल ही है बंगाल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट. नेक्स्ट, पहला क्या हो गया 1861, सेकंड हो गया लॉर्ड मायोज रेजोल्यूशन. नेक्स्ट लिखो लॉर्ड रिपन्स रेजोल्यूशन. लॉर्ड रिपन्स रेजोल्यूशन 1882. फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, सब पॉइंट. कॉल्ड एज फादर ऑफ LSG लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. कॉल्ड एज फादर ऑफ LSG. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यूज किया करो. इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, ठीक है ना, तब थोड़ा फास्ट हो जाएगा. कॉल्ड एज फादर ऑफ LSG and decentralization of administration as he was broad minded and generous towards people. Next point लिखो. he wanted to associate Indians in the task of administration. He emphasized that, next point, he emphasized that local bodies to be governed by majority non-official elected members in provinces. Majority non-officials elected members in provinces. ये क्लियर है पॉइंट ये वाला. जैसे कोई भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल 10 मेंबर्स हैं,
तो उसमें कुछ ऑफिशियल मेंबर्स होंगे जो कॉलोनियल अथॉरिटीज ने लगाए, नॉमिनेट किए हैं, कुछ इलेक्टेड होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 ऑफिशियल हैं, 8 नॉन ऑफिशियल है। अब नॉन ऑफिशियल इलेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, मींस 8 जो हैं ये लोग इलेक्टेड होने चाहिए। ये कौन कह रहा है? लॉर्ड रिपन्स का रेजोल्यूशन। ठीक है ना। दैट मींस जो लोकल गवर्नेंस है वो किसके हैंड में होगी? लोकल इंडियंस के हैंड में होने चाहिए, क्योंकि नॉन ऑफिशियल मेंबर होने चाहिए जो कि इलेक्टेड होंगे, इवन द चेयरमैन। बट ये बोलने के लिए एक्चुअल कंट्रोल वाज ब्यूरोक्रेट्स, एक्चुअल कंट्रोल वाज हैविंग इन द हैंड्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। ये मैं लिखवाऊंगा नेक्स्ट पॉइंट। इसमें लिखें इश्यूज, लिखें इश्यूज, इश्यूज लिखें इसमें। गवर्नमेंट गवर्नमेंट retained government retained the right to exercise strict control. Government exercised right to control, the strict control, the right to exercise strict control. Next point लिखो, except in Calcutta, Madras and Bombay, except in Calcutta, Madras, Bombay, local bodies functioned like departments. Local bodies functioned like department of government. एक और लिख लो, lack of representation. lack of representation मीन्स वोटिंग राइट्स बहुत कम लोगों को ही था। ठीक है, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एक कंक्लूजन लिख लो लोकल बॉडीज का। ड्यूरिंग द क्लोजिंग डिकेड ऑफ 19th century, during the closing decade of 19th century, colonialism gained its peak. Colonialism gained its peak, and the high priest, Priest, and the high priest of that creed, priest है एक, the high priest of that creed, ये फ्लावरी लैंग्वेज है थोड़ी सी कंक्लूजन के लिए। हाई प्रीस्ट ऑफ दैट क्रीड लिख लिया, लॉर्ड कर्जन, नाम तो सुना होगा, लॉर्ड कर्जन पुट LSG, पुट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट LSG अंडर स्ट्रिक्ट ऑफिशियल कंट्रोल। लॉर्ड कर्जन के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें होंगी। 1919 का एक्ट आएगा, एक 1935 का एक्ट आएगा, तो वो कुछ पावर्स देंगी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ को। अब मुझे ये बताओ, ये तो अच्छी बात है ना, LSG इंडियंस के हाथ में देने की कोशिश की जा रही है ना, अच्छी है ना। चलो पॉजिटिव लिख सकते हो कि मैम रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, वोटिंग राइट्स मिल रहे हैं। ठीक है, लोकल लेवल पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लोकल रेजिडेंट्स ही देखेंगे। ठीक है, ये तो ठीक है, डेमोक्रेटिक एलिमेंट भी है एक, ये पॉजिटिव्स हैं। लेकिन रीजन क्या है LSG को लाने का, क्यों लेकर आ रहे हैं? 1947 से पहले जो भी कुछ होगा वो कोलोनियलिज्म के बेस पर होगा। अल्टीमेट थीम क्या है? अल्टीमेटली कोलोनियलिज्म। मींस LSG लाने के पीछे भी कुछ कोलोनियल टेंडेंसी होगी, कोई तो कोलोनियल रीजन होगा। वो रीजन बताओ मुझे, क्या हो सकता है? ठीक है, थोड़ा सा और इलेबोरेट करो लेकिन इसको। वो ये तो तुमने अच्छी बात कह दी, थोड़ा कॉलोनियल वाले वे में बोलो। एक सेकेंड, गौर कंप्लीट करो पहले। यस, एक पॉइंट हो गया, और आगे कुछ बोल रहे थे? ये तो पॉजिटिव हो गया, कॉलोनियल सेंस में बोलो।
कंट्रोल करना, ठीक है, एक पॉइंट हो सकता है। और क्या बोल रहे हो? वो छोड़ो, लॉर्ड रिपन लिटन को छोड़ो, मुझे सिर्फ ये बताओ, एलएसजी लाने के पीछे जो ये एलएसजी पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, उसके कुछ कुछ ना कुछ कॉलोनियल इंटेंशंस होंगे। एक तो इन्होंने बोला रेवेन्यूज का, ठीक है, एक बोला एफिशिएंटली वो मैनेज कर लेंगे, ठीक है। और कोई क्या बता बता रहे हो? डी डी बर्डन, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एटलीस्ट नीचे के लेवल के काम के बर्डन तो हटा दो, इंडियंस के शोल्डर्स पे डाल दो। हमें नीचे नहीं देखना, हमको ऊपर ऊपर देखना है। क्लियर है? एक तो ये है, डी बर्डन कर रहा है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को। थोड़ा फील मतलब नहीं नहीं ठीक, वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, लॉलीपॉप जैसे। यस, तो एटलीस्ट उनकी जो डिमांड हो रही है, प्रोटेस्ट जो है बहुत ज्यादा पीक पे ना जाए, थोड़ा सा कुछ दे दो, तो दे दी। हाँ, उससे रिजेंटमेंट कम होगा, कमाल वाला ही पॉइंट है। वो तो अंडर प्रेशर करेंगे। नहीं, अभी सिर्फ इसका बताओ, आगे मत बढ़ो। और कुछ कोई पॉइंट है? कोई पॉइंट नहीं है। देखो, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कम करेगा, एक इकोनॉमिक जो टैक्सेशन है वो हो जाएगा नीचे लोकल बॉडीज के ऊपर। इन लोगों ने क्या किया, फॉर एग्जांपल जैसे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम किया, उसमें इन्होंने हाईएस्ट लेवल पर टैक्सेस लगाए हैं। सुन रहे हो प्राची? इधर देखो, हाईएस्ट लेवल पर टैक्सेस ऑलरेडी इंपोज्ड हो चुके हैं इंडियंस के ऊपर। अभी लोकल गवर्नेंस के लिए एक तो डीबर्डन कर दो एडमिनिस्ट्रेशन को, लिख लिया करो मार्जिन में ये पॉइंट, ये मैं अलग से नहीं लिखवाऊंगा। डीबर्डन कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को। दूसरा, रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन होगा। एक सेंट्रल फंड है ऊपर, सेंट्रल फंड क्या करेगा, अगर वो लोकल बॉडीज को देखेगा तो वो कुछ फंड देगा ना नीचे, लोकल गवर्नेंस के लिए कुछ फंड्स ऊपर से आएंगे ना, सेंट्रल ट्रेजरी से, उनके अपने पॉकेट से आएंगे। बट यहां पर क्या है, ये ऑलरेडी हाईएस्ट लेवल पर टैक्सेस लग चुके हैं, अब ज्यादा निकाल नहीं सकते। तो इन्होंने क्या किया, अपना फेस हटाकर, यूरोपियंस का फेस हटाकर इंडियंस का फेस लगा दिया कि आप लोग इंडियंस हो, आप अपने लिए थोड़ा सा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। तो एडिशनल रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन, एडिशनल रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन लिख लिया करो, एडिशनल रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन, डीबर्डन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और डिमांड ऑफ इंडियंस, वो भी डिमांड कर रहे हैं। यस, टू एड्रेस द डिमांड्स। हाँ, तो वो डिमांड हो गया ना, डिमांड हो गया वो। क्लियर है? 3-4 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं जी, बताएं। मेंस में लिखो, क्यों नहीं लिखोगे? किसी से भी लिखो, रेड से मत लिखना बस। नहीं, वो तुम्हारी अपनी स्पीड, अपना कंडीशन देखो, तो कोई इशू नहीं है उसमें। मैंने 5 रुपए वाले पेन से जब लिखा तो मेरे इंटरव्यू कॉल आई थी हर बार। अभी मैंने 80 वाले पेन से लिखा, नहीं आई। तो इससे डिपेंड नहीं करती हैं चीजें, पेन से डिपेंड, तुम अपना कंफर्ट देखो, तुम्हारी स्पीड, तुम्हारी राइटिंग किस में ज्यादा फेवर कर रही है, ठीक है ना? ठीक है, पेन का कोई इशू नहीं है, ये अलग से मेंटोरशिप में पूछ लिया करो, क्लास में नहीं। हाँ, ये बीच में मत पूछो, ये हाँ, ये मेंटोरशिप में पूछा करो। चलो लिखो, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, ठाकुर भी है। डिबेट के अंदर नहीं जाना, छोड़ो, वो गूगल कर लेना, ठाकुर है या टैगोर है। रविंद्र ठीक लिखे ना स्पेलिंग? हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। इंट्रोडक्शन लिखो, रविंद्रनाथ टैगोर, RNT लिख लो। द रिवर्ड इंडियन पोइट, द रिवर्ड इंडियन पोइट, REVERED, रिवर्ड इंडियन पोइट, कॉमा फिलोसफर एंड नोबल laureate, Nobel laureate, had a profound influence, profound influence on literature, on literature, comma education
आर्ट एंड स्पिरिचुअल थॉट, एंड स्पिरिचुअल थॉट, फुल स्टॉप, आगे लिखो इसी में। हिज आइडियाज वर deeply rooted in humanism, comma, universalism, and the harmonious blend of tradition and modernity. फर्स्ट ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट लिखो अब, यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म। यूनिवर्सल क्या होता है? ह्यूमनिज्म सिर्फ ह्यूमनिज्म बताओ, कंपैरिजन नहीं। इंसानियत। ठीक है, ठीक है। ह्यूमनिज्म मींस जो भी आप प्रैक्टिसेस करोगे, चाहे पॉलिटिकल हो, सोशो इकोनॉमिक, कुछ भी हो, उसका सेंटर पॉइंट क्या होगा? ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज्म। ह्यूमैनिटी, इंसानियत एक आइडिया होगा, सेंटर पॉइंट हर चीज का। यही आइडिया एनलाइटनमेंट में भी था, बताया था मैंने। एनलाइटनमेंट कल बताया था ना, मतलब लास्ट क्लास में। उसमें भी ह्यूमनिज्म कोर था। ठीक है, पहले रिलीजन था। मिडीवल हिस्ट्री देखें, चाहे वर्ल्ड की हो, इंडिया की हो, या इन जनरल किसी की भी हो, रिलीजन ऐसा कहते हैं। एंशंट में सुपरस्टिशन, मिडीवल में रिलीजन, और मॉडर्न में ह्यूमनिज्म। ये जनरल आर्ग्यूमेंट होता है, डिबेट कर सकते हो, काउंटर कर सकते हो, ठीक है, हर पॉइंट को। तो ये जनरल है। तो अभी ये क्या बात कर रहे हैं? ह्यूमनिज्म, यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म। इसमें लिखो, ही emphasized ऑन लिखना, ऑन interconnectedness of all human beings, and promoted the idea of Vasudev Kutumbakam. क्या मीनिंग है इसका? द अर्थ इज वन फैमिली, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। ब्रैकेट में लिख लेना, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। इसी में आगे एक्सटेंड करो, हिज वर्क्स ऑफन रिफ्लेक्ट द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, and the celebration of diversity. Individual freedom and the celebration of diversity. नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ये तो हो गया यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म की स्टेटमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, he rejected the idea of narrow nationalism. ब्रैकेट में लिख लेना, नेशन स्टेट। क्या होता है इसका मीनिंग? नेशन, सिंपल देखो, कॉमन सेंस से जाओ, नेशन स्टेट। अब बताओ, दोनों के मीनिंग अलग अलग बता दो, कोई इशू नहीं है। स्टेट विच इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म, सिंपल। अंदर और डेफिनेशन जाओगे, कॉम्प्लेक्स है बहुत। सिंपल याद रखो, जो भी स्टेट फॉर्मेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म, इटालियन यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सब नेशन स्टेट है, ठीक है ना। स्टेट का फॉर्मेशन बेस्ड ऑन नेशनलिज्म, ठीक है। इसी में लिखो आगे, ही रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ये हो गया। फिर क्या लिखा था? नैरो नेशनलिज्म। ही एम्फसाइज्ड ऑन world as the kingdom of God. मीन्स एंटायर वर्ल्ड जो है वो किंगडम ऑफ गॉड है। इसमें कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल बाउंड्रीज आर द आउटकम ऑफ नेशनलिज्म या नेशन स्टेट, बोलो आप। क्लियर है?
वर्ल्ड वॉर 1 चलेगा, वर्ल्ड वॉर 2 चलेगा, इटालियन यूनिफिकेशन होगा, जर्मन यूनिफिकेशन होगा, हिटलर होगा, अमेरिकन रेवोल्यूशन। पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री ना नेशनलिज्म के बेस पर है, और इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री नेशनलिज्म के बेस। मीन्स सिंपल है, 18, 19, 20 सेंचुरी, ये कहीं भी हो नेशनलिज्म होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ही emphasized ऑन कल्चरल कैथोलिसिटी, कल्चरल कल्चरल कैथोलिसिटी, इसमें लिखो ही emphasized ऑन, ही emphasized कल्चरल कैथोलिसिटी में, यस, he emphasized on current moral and social degradation of society, current moral and social degradation of society, against nationalism, against nationalism, which emphasize on cultural glory revivalism, cultural glory revivalism। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? ये क्या बोल रहे हैं, आप सिर्फ अपने कल्चर को ग्लोरीफाई मत करो, जो कि नेशनलिज्म करता है, ठीक है, क्योंकि नेशनलिज्म के अगेंस्ट है। नेशनलिज्म क्या करता है, एक पर्टिकुलर कल्चर को ग्लोरीफाई करता है, उसके वजह से क्या होता है, जो आपके सोशल डिग्रेडेशंस हैं, जो इश्यूज हैं आपकी सोसाइटी में, आप उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देते हो, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं नेशनलिज्म नहीं, कल्चरल जो इश्यूज हैं उनको भी सॉर्ट आउट करो आप, प्लस कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं, वर्ल्ड एज अ किंगडम ऑफ गॉड। ये फिलोसफिकल है थोड़ा, वैसे पॉइंटर्स दे रहा हूं। नेक्स्ट लिखो, ही एम्फसाइज यूनियन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, एम्फसाइज छोड़ो, यूनियन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, स्टेटमेंट लंबी हो जाती है। यूनियन ऑफ, नहीं सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, राइज ऑन ईस्ट एंड वेस्ट। इसमें लिखो, ही वॉज द पाइनियर ऑफ, he was the pioneer of union of materialism and spiritualism, materialism and spiritualism। मीन्स वेस्ट को किससे आर्ग्यू करते हैं जनरली हम, मटीरियलिज्म से, और ईस्ट को स्पिरिचुअलिज्म के, कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, स्पिरिचुअलिज्म हमारा और मटीरियलिज्म उनका, दोनों का कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, वर्ल्ड प्रोग्रेस के लिए। सही, सेम आर्ग्यूमेंट इनका भी है। नेक्स्ट लिखो, एजुकेशन। टैगोर एनविजनड envisioned an education system that nurtures creativity, individuality and connection with nature, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें भी ये वर्ड्स यूज होता है, ठीक है, कनेक्शन विद नेचर। इसी में आगे करो, ही फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ही फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन। अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला था, और क्वेश्चन भी आ गया पीटी में, प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था। ही फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन, which became a hub for holistic learning and cross cultural exchange, एजुकेशन का कोई सोशल जस्टिस वाला जो सिलेबस है आपका, उसमें एजुकेशन थीम है,
ठीक है, होलिस्टिक क्या था, होलिस्टिक लर्निंग एंड क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज। ठीक है, जो सोशल जस्टिस वाला सिलेबस है पेपर 2 में आपका, उसमें एजुकेशन सिलेबस में है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के आइडियाज और की टर्म्स जो लिखवाई हैं ये वहां यूज कर सकते हो। ठीक है ना, कंक्लूजन में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यूनिटी ऑफ नेशन। यूनिटी ऑफ नेशन, यूनिटी ऑफ नेशन। he emphasized that he emphasized that nationalism is having isolated view, is having isolated view against the spirit of new age, against the spirit of new age. नेशनलिज्म इज हैविंग आइसोलेटेड व्यू, सिर्फ नैरो अप्रोच है उसकी, अपना ही देखता है। हाँ, क्या लिखाया था मैंने, स्टेटमेंट बोल दो। अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ न्यू एज, इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल देना। दैट इज वाई ही क्रिटिसाइज्ड वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। न्यू एज कौन सी है, जो ये बता रहे हैं, जो पॉइंटर्स है ना, वही न्यू एज बता रहे हैं। तो ही क्रिटिसाइज्ड वर्ल्ड वॉर 1, WW1 लिखो, WW2 लिखो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 किसकी वजह से हुआ, नेशनलिज्म की वजह से। क्या पूछ रहे हैं आप, कुछ डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ही कंपोज्ड नेशनल एंथम्स, he composed national anthem of India and Bangladesh and inspired Sri Lankan and inspired Sri Lankan। जन गण मन अधिनायक जय, ठीक है ना। आर्ट एंड लिटरेचर लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, आर्ट एंड लिटरेचर। His work गीतांजलि, his work गीतांजलि, गीतांजलि लिख लोगे ना। His work गीतांजलि 1913 expresses his spiritual view, expresses his spiritual view and love for humanity, and love for humanity and nature, and nature। क्लियर है, पॉइंटर्स क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी में, पूछ लो अभी है तो। तीन थीम हो गई आज हमारी, कौन कौन सी, इल्बर्ट बिल, लोकल गवर्नेंस और रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, हाँ वो कॉन्ट्रोवर्स, उसमें हमें नहीं जाना, जो इस नाम है वो यूज करना है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, वो ठाकुर वाला डिबेट कर लेना जिसको देखनी है। रविंद्रनाथ टैगोर, 3 थीम हो गई। रविंद्रनाथ टैगोर हमने यहाँ पर इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये नेशनलिज्म के काउंटर पॉइंट्स दे रहे हैं। ठीक है, तो नेशनलिज्म के ऊपर अगर कोई मेंस का क्वेश्चन आ जाए, एचसे आ जाए, तो वहां पर आप काउंटर पॉइंट्स में किसको लेकर आओगे, पॉइंटर्स तुमको मिल गए हैं। किंगडम ऑफ गॉड, एक मूवी है किंगडम ऑफ हेवन, है ना, जेरूसलेम के ऊपर मूवी है ना, किंगडम ऑफ हेवन। इसमें कोई डाउट, कोई कॉन्सेप्ट में डाउट, कॉलोनियलिज्म, नेशनलिज्म, इन सब चीजों में? स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल कंसिडरेशन है। एंशिएंट में क्या होता है, सुपरस्टिशन, जनरली सुपरस्टिशन। फॉर एग्जांपल कि जो ये, हाँ नहीं वेदास नहीं, वेदा स्पेसिफिक मत बोलो, ऐसा मत करो। क्या होगा उसका एग्जांपल, जैसे आर्यभट्टा इन सब की कमेंट से पहले क्या था आर्ग्यूमेंट, कि जो अपना एक्लिप्स होता है वो बिकॉज एक डेविल सूरज को निगल लेता है, ये क्या होगा, सुपरस्टिशन। ठीक है ना, क्योंकि नेचर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नेचर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है।
नेचर की अंडरस्टैंडिंग जैसी बनेगी वो हो जाएगा साइंस, साइंस हो जाएगा। क्लियर है? एक एक सेकंड। इज्म, इज्म मीन्स आइडियोलॉजी, ठीक है। जहां जब जब तक आपको नेचर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वहां पर आप क्या करेंगे? नेचर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रिवर बह रही है, बारिश हो रही है, तो आप उनको गॉड बता देंगे, ये थंडर है, थॉर है, ये वो है, ये वो है, ठीक है ना। तो ज्यूस है, ये सब जो है नेचर को इन्होंने ह्यूमैनिफाई कर दिया है, ह्यूमनिस्टिक टेंडेंसीज वो जो फीचर्स होते हैं वो दे दिए हैं। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जब उनको पता चलेगा कि नेचर ऐसे नहीं, ये इस तरीके से काम करता है, वो हो जाएगी साइंस, ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग। जहां पर साइंस की लिमिटेशन है वहां पर आ जाता है गॉड अगेन। बोलता है ना कि अर्थ के बाहर कुछ नहीं है, पहले ये था, अर्थ के बाद कौन है? गॉड है। जब अर्थ के बाहर देखा सोलर सिस्टम मिला, देखो इसमें रिलीजियस मत जाना बिल्कुल भी। हाँ, ये डिस्क्लेमर है मेरा, ये जनरली आर्गुमेंट होता है, डिस्कवरी ये सब चैनल्स पे दिखाते हैं, ठीक है ना। बिग बैंग थ्योरी, तो बिग बैंग थ्योरी आपको पता चल गया, दैट मीन्स गॉड यहां तक तो नहीं है। साइंटिफिक जो लोग बोलते हैं, साइंस वाले कम्युनिटी, कि बिग बैंग थ्योरी यहां तक गॉड के क्वेश्चन करेंगे वो, कि गॉड नहीं है, हमने ढूंढ लिया है बिग बैंग क्यों हुआ, बिग बैंग के बाद क्या हुआ। बट अगेन गॉड आ जाता है कि बिग बैंग क्यों हुआ, ठीक है। जहां पर आपको आंसर्स नहीं है वहां पर गॉड, ठीक है ना। तो ये डिबेट इस तरीके से चलती है साइंस और गॉड की। नेक्स्ट लिखो, पॉलिटिक्स ऑफ एसोसिएशन, हेडिंग दो, फोर्थ थीम है आज की ये, पॉलिटिक्स ऑफ एसोसिएशन। देखो एक चीज, ये जितने भी मैं करा रहा हूँ, इंडियन नेशनलिज्म करा रहा हूँ, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कराया है हमने, 1857 रिवोल्ट कराया, ये अल्टीमेटली सारे किस तरफ मूव कर रहे हैं? आईएनसी की तरफ। कब बना था? पक्का? जैसे 1857 हो गया, रेशियलिज्म हो गया, पॉलिटिक्स ऑफ एसोसिएशन हो गया, नेशनलिज्म हो गया, इसी तरीके से फ्लो चल रहा है ना सबका। अल्टीमेटली आईएनसी के फॉर्मेशन के पीछे यही सब रीजंस है जो हमने कर ली। 1857 हो गया, रेशियलिज्म हमने देख लिया इल्बर्ट बिल के फॉर्म में, पॉलिटिक्स ऑफ एसोसिएशन अब होगा एसोसिएशन, नेशनलिज्म हमने कल कर लिया लास्ट क्लासेस में, और डिफरेंट मूवमेंट्स हम देख चुके हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली बाद में क्या होगा? आईएनसी बन जाएगा। आईएनसी, उसके बाद मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट ही सब चलेगा, ठीक है। देखो, तो आईएनसी से पहले एक सुनो, पहले आईएनसी जो बनता है वो पैन इंडिया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पैन इंडिया, पूरे इंडिया को कवर कर रहा है। ठीक है, आईएनसी पूरे इंडिया को कवर कर रहा है, पैन इंडियन नेशनल मूवमेंट। बट ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो ये बना है, इससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स होंगे पॉलिटिकल मूवमेंट्स के, एसोसिएशन के, कुछ बंगाल में बनेंगे, कुछ मद्रास में बनेगा, कुछ बॉम्बे में बनेगा, क्योंकि मेन मूवमेंट यहीं चलती हैं इनिशियली, स्पेसिफिकली बंगाल। तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे, वो लिखाऊंगा मैं, बंग भाषा प्रकाशिका सभा यहाँ पर बनेगा, राजा राम मोहन रॉय की होती है। यहाँ पर कुछ बनेंगे, मद्रास महाजन सभा यहाँ बनेगा। अल्टीमेटली इनको क्या रियलाइजेशन होगा कि ये सब नैरो अप्रोच है, या तो आप क्लास की बात कर रहे हो, ये पॉलिटिकल एसोसिएशंस, या तो यू आर टॉकिंग अबाउट क्लास, जमींदारी सिस्टम, जमींदार के एसोसिएशन, तो ये क्लास की बात है। कुछ एसोसिएशन होंगी जो अर्बन इंटेलिजेंशिया वाली होंगी, तो ये नैरो क्लास अप्रोच हुई, ठीक है। प्लस रीजनल भी नैरो हुई। क्लियर है ये? अल्टीमेटली क्या रियलाइजेशन होगा, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि पैन इंडियन नेशनलिज्म चाहिए, पैन पैन लेवल पर हमको चाहिए, सिर्फ रीजनल से काम नहीं चलेगा, आप पैन इंडियन एसोसिएशन बनाओ, जो अल्टीमेटली क्या बनेगा, पहले इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनेगा, बाद में कांग्रेस, 1885, ठीक है। रीजन कॉजेज वही हैं, 1857 रिवोल्ट वगैरह ये सब चीजें। लिखो इसमें, इंट्रोडक्शन लिखो पहले। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को आईएनसी लिखना, ठीक है ना, शॉर्ट।
INC was not the first. INC was not the first political association. Was not the first political association established in India. It was the outcome of. It was the outcome of gradual evolution. Gradual evolution of various association. Of gradual evolution of various associations. फर्स्ट लिखो बंग भाषा बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 1836 इसमें सब पॉइंट लिखना बाय एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय 1836 बाय एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय राजा राम मोहन रॉय आप लोगों ने कर लिया होगा ठीक है ना 1857 से पहले नेक्स्ट लिखो 1836 नेक्स्ट लिखो लैंड लॉर्ड सोसाइटी लैंड लॉर्ड सोसाइटी लैंड लॉर्ड सोसाइटी लिख लोगे तो हाँ सेकंड लैंड लॉर्ड सोसाइटी बाय द्वारकानाथ बाय द्वारकानाथ 1836 है ठीक है ये भी इसमें लिखना सब पॉइंट प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव टू गार्ड क्लास इंटरेस्ट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन देखो इसमें एक चीज ध्यान रखो ये बंगाली है बंग भाषा ये लैंड लॉर्ड्स की बात कर रहा है ठीक है ना नैरो अप्रोच हुई ना ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे ये क्लास के बेसिस पे नेक्स्ट लिखो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी सोसाइटी बाय विलियम एडम 1843 इसमें लिखो सब पॉइंट टू कलेक्ट एंड डिसैमिनेट इंफॉर्मेशन ऑन एक्चुअल कंडीशन ऑफ पीपल देखो दो ट्वाइस और थ्राइस एक क्वेश्चन आया थीम पर वुमेन की थीम पर रोल ऑफ वुमेन नॉट इंडियन वुमेन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट 2 बार क्वेश्चन आ चुका है शायद ये ठीक है मेंस की बात कर रहा हूं मैं सिमिलरली रोल ऑफ फॉरेनर्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट आ सकता है थीम समझ रहे हो मेरी वुमेन आ चुका है 2 बार रिपीट हुआ है 2 बार क्वेश्चन फॉरेन वाला अभी तक नहीं आया है तो फॉरेन में एक एग्जाम्पल तो मिल गया तुम्हें एक एनी बेसेंट मिल जाएगा और मैं लिखवा दूंगा बाद में अलग से ठीक है ना 8-10 लिखवा दूंगा ठीक है एक होगा रोल ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीपल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट अभी तक नहीं आया है ठीक है मुझे याद दिला देना लास्ट में करवा दूंगा एक नॉर्थ ईस्ट वाला और एक फॉरेनर वाला ये मुझे बता देना और बीच बीच में तुम लोग भी ध्यान रखा करो नाम बीच बीच में आएंगे ठीक है नेक्स्ट इसमें ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हो गया विलियम एडम नेक्स्ट लिखो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 बाय देवेंद्र नाथ टैगोर
बाय देवेंद्र नाथ टैगोर। इसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट, डिमांड्स क्या थी इनकी? 1851, इसमें डिमांड्स लिखो। लेजिस्लेशन ऑफ पॉपुलर कैरेक्टर, लेजिस्लेशन ऑफ पॉपुलर कैरेक्टर, कॉमा, separation of executive and judiciary, comma, reduction in salaries, separation of executive and judiciary। कौन सा आर्टिकल है आज? 51, 50, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? रिडक्शन इन सैलरीज ऑफ हायर ऑफिशियल्स, क्योंकि हायर ऑफिशियल्स में कौन है? सब ब्रिटिशर्स है। देखो एक चीज सुनो मेरी बात, विलियम, रिडक्शन इन सैलरीज कम करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सुनो, विलियम एडम वाला क्या बोल रहा था? इंफॉर्मेशन का कलेक्शन और डिसेमिनेशन। ये क्या बोल रहा है? सेपरेशन करो, सैलरी कम करो, और थर्ड क्या था? लेजिस्लेचर को पॉपुलर करेक्टर का बनाओ। यही डिमांड आईएनसी की होंगी, ठीक है। दैट मींस ये एग्जांपल सेट कर रहे हैं ना पहले से ही कि क्या क्या काम करना है हमको, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, बॉम्बे एसोसिएशन, नेक्स्ट हेडिंग, मतलब ओ नेक्स्ट एसोसिएशन, हाँ, बॉम्बे एसोसिएशन 1852 बाय जगन्नाथ सेठ, बाय जगन्नाथ सेठ, ऑन कैपिटलिस्टिक लाइन, ऑन कैपिटलिस्टिक लाइन। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म पता है कौन है? यस सर वाला, बताओ बताओ, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म बताओ जरा। यस, ठीक है। लेसेस फेयर वही थी, फ्री मार्केट, लेसेस फेयर किसकी थ्योरी है ये? एडम स्मिथ। इकोनॉमिक क्रिटिक, ऐसी है ना कुछ बुक का नाम, इकोनॉमिक क्रिटिक समथिंग कुछ नाम है ना। वेल्थ ऑफ नेशन पूरा नाम उसका बहुत लंबा है, उसमें एक वर्ड है ये, तो वेल्थ ऑफ नेशन ये है ना, ठीक है ना। उसमें क्या बोलते हैं वो? फ्री इकोनॉमी। आप छोड़ दो लिबरलिज्म, लिबरलिज्म को इकोनॉमी में, समझ आ रहा है? लिबरलिज्म मींस फ्री, लिबर्टी फ्री, मार्केट को फ्री छोड़ दो आप। ये क्या बोलता है? कैपिटलिज्म। सोशलिज्म क्या बोलता है? इसका रिवर्स, कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन सिस्टम जो है, उसकी ओनरशिप किसके पास होनी चाहिए? सोसाइटी के पास। हाँ, मार्क्सिज्म वाले कॉन्टेक्स्ट में जाओगे तो बुर्जुआजीज और प्रोलिटेरिएट बोलते हैं उनको, वर्ड बुर्जुआजीज बोलते हैं कैपिटलिस्टिक को, और प्रोलिटेरिएट किसको बोलते हैं? जो लेबर क्लास है। क्लियर है? ये सब पढ़ोगे जब आगे बढ़ते चलोगे। क्या लिखा था? बॉम्बे एसोसिएशन हो गया, जगन्नाथ सेठ। नेक्स्ट लिखो, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1867, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1867 इन लंदन, इन लंदन, बाय ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कौन है? बाय दादा भाई नारोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। प्लस और भी लिख लो, बदरुद्दीन तैयब जी, प्लस बदरुद्दीन तैयब जी एंड फिरोज शाह मेहता। दादा भाई नरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट लिखो, पूना, POONA, पूना, पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा 1867, 1867 बाय MG रनडे,
MG रानाडे। मैंने पहले भी बताया था पूना सार्वजनिक सभा का। कब बताया था? मूवमेंट हुई थी, पीजेंट मूवमेंट्स, उसमें बताया था। सपोर्ट किया था, किस में सपोर्ट किया था? 1867 में बनाई है, तो इससे पहले वाले भूल जाओ। 67 के बाद ही सपोर्ट किया होगा, कौन सा बचा? डेक्कन राइट्स 1875। ठीक है, कॉमन सेंस थोड़ी सी लगाए। 1867 वाला तो नहीं होगा, 67 के बाद वाला होगा। क्या? डेक्कन राइट्स बता दिया मैंने, तुम नहीं थे क्या क्लास में? चलो नेक्स्ट लिखो। इंडियन लीग, इंडियन, नेक्स्ट इंडियन लीग 1875 बाय शिशिर कुमार घोष। इसीलिए बंगाल का डिवीजन किया जाएगा बाद में, ठीक है ना। और लॉर्ड कर्जन का सारा इन्फ्लुएंस, जो फोकस होगा वो बंगाल के ऊपर होगा। इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष, टू स्टिमुलेट, टू स्टिमुलेट, लिखो प्राची, टू स्टिमुलेट सेंस ऑफ नेशनलिज्म, टू स्टिमुलेट सेंस ऑफ नेशनलिज्म। इनके पेपर का नाम क्या था शिशिर कुमार घोष का? अमृत बाजार पत्रिका। हाँ लिख लो, अमृत बाजार पत्रिका। एक इंडियन लीग बनाई इन्होंने और एक पेपर था अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट लिखो, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा 1876, 1876। पीटी में क्वेश्चन आ चुका है, हाँ ध्यान रखना, 2 बार इन एसोसिएशन के ऊपर, इसलिए मैं ईयर वाइज लिखवा रहा हूँ सारा, और नाम में 1 2 मतलब जो भी हैं 2 3 वो लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। क्रोनोलॉजिकली मेंबर्स किसने फॉर्म किया, फाउंडर्स वगैरह, इस तरीके से हो सकता है। फिर कौन से रीजन में किया वो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इंडियन लीग हो गया, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा 1875, 76, 76 बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, SN बैनर्जी मिलेगा बहुत जगह, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। इनकी डिमांड्स लिखो। प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, टू इंक्रीज कॉन्टेक्ट्स विद मासेस, टू इंक्रीज कॉन्टेक्ट्स विद मासेस, जनरेट अवेयरनेस अबाउट नेशनलिज्म, जनरेट अवेयरनेस अबाउट नेशनलिज्म। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जनरेट अवेयरनेस अबाउट नेशनलिज्म, एक बीच वाला रह गया, क्या था? हाँ, इंक्रीज कॉन्टेक्ट विद मासेस। इसी में लिखो, SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी वॉज इंस्पायर्ड बाय, इंस्पायर्ड बाय इटालियन रेवोल्यूशनरी, इटालियन रेवोल्यूशनरी वो जर्मनी का है, इटालियन रेवोल्यूशनरी मैजिनी, मैजिनी, इटालियन रेवोल्यूशनरी। इटालियन यूनिफिकेशन जब कराएंगे ना उसमें आएगा। जर्मन यूनिफिकेशन में बिस्मार्क आएगा, इटालियन यूनिफिकेशन में मैजिनी और 2 3 लोग हैं, ठीक है ना, वहीं करेंगे अच्छे से। अभी आर्ट पहले, एंशंट नहीं हुआ है अभी तुम लोगों का, और आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी पहले शुरू होगा, मॉडर्न के साथ इकोनॉमी, फिर उसके हिसाब से जैसे टाइम शेड्यूल बैठेगा उसमें फिर एंशंट और आर्ट, बिकॉज मैं आर्ट एंड कल्चर पे नहीं जाना चाह रहा एंशंट के बिना।
ठीक है ना, एंशियंट मिडीवल जब हो जाएगा तब आर्ट एंड कल्चर पे मूव करेंगे, तो वरना समझ नहीं आएगा। आर्ट एंड कल्चर में फैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और चीज़ें रट्टाफिकेशन बहुत ज़्यादा है, सिंपल। ठीक है ना, इवोल्यूशन मेंस में आंसर कैसे लिखना है वो समझना है तो पहले एंशियंट और मिडीवल करना ही पड़ेगा। कराने को तो मैं पहले भी करा दूंगा, लेकिन फिर सब ऊपर से जाएगा। ठीक है, इसी में लिखो, ही वॉज अगेंस्ट द प्रो लैंडलॉर्ड, he was against the pro landlord policies of British Indian Association, British Indian Association। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या बोलते हैं, एक क्लास ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए और रीजन स्पेसिफिक नहीं। इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, इंडियन एसोसिएशन। समझ आ रहा है ना, तो पैन इंडिया होना चाहिए और क्लास ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। तो जमींदार एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इनको क्रिटिसाइज करेंगे। प्रो लैंडलॉर्ड पॉलिसी मींस बताओ, जो सपोर्ट में लैंडलॉर्ड्स के। ठीक है ना, द्वारकानाथ टैगोर ये सब जो है लैंडलॉर्ड सोसाइटी है, ओ पीपल है। ठीक है ना, क्लास। नेक्स्ट लिखो, मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है 1884। मद्रास महाजन सभा 1884 बाय 3 मेंबर्स लिखवाऊंगा मैं। 1884 फर्स्ट लिखो एम वी राघव, ठीक से लिखना, M.V. राघव, M.V. राघव चारी, CHARI, M.V. राघव चारी। M.V. राघव तो लिख लोगे, चारी CHARI। ठीक है, सेकंड, हाँ सेकंड पर्सन लिखो, बी सुब्रमण्यम, बी बॉय, सुब्रमण्यम अय्यर, बी सुब्रमण्यम अय्यर। यहां पर क्वेश्चन आ चुका है। और थर्ड वन लिखो, बी सुब्रमण्यम अय्यर, M.V. राघवचारी, और थर्ड लिखो P. आनंद चार्लू, P. आनंद, CHARLU। अब ये नहीं बोलना सर आपने स्पेलिंग गलत लिखवाई है, वो चेक कर लेना, ठीक है, वरना जनरली यही है। ठीक है, ये 3 हो गए, मद्रास महाजन सभा। लास्ट लिखो, बॉम्बे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, नेक्स्ट है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। इसमें भी 3 मेंबर है, लिखो, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। सेकंड फिरोज शाह मेहता, ये पहले भी थे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में दोनों, फिरोज शाह मेहता। थर्ड वन KT तेलांग, KTM वाला तेलांग, KT तेलांग। ये लास्ट के जो 2 लिखवाए दोनों पर PT के क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, एक जनरल स्टेटमेंट लिखो, जनरल स्टेटमेंट, द हाफ सेंचुरी फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लैंड होल्डर्स सोसाइटी, द हाफ सेंचुरी फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लैंड होल्डर्स सोसाइटी was more a period of aspiration, was more a period of aspirations than of achievement, than of achievement means aspirations थे, achievement ज़्यादा नहीं रही इनकी। ठीक है, more of aspiration than of achievement। बट इस आगे कंटिन्यू करो, बट द स्टेज वॉज सेट,
but the stage was set for Pan India National Organization. The stage was set for Pan India National Organization. ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, याद करना है, सिंपल, और कुछ नहीं है इसमें. ठीक है, पीटी के क्वेश्चंस आते हैं. और इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन पे अगर क्वेश्चन आएगा मेंस का, तो ये पॉलिटिक्स ऑफ एसोसिएशन लिखना पड़ेगा तुमको, तो इसको रट्टा मारना पड़ेगा. 8-10 जो है मेंस में, तो 4-5 भी लिख दो, 2-3 भी लिख दो, बहुत है. पीटी में तो सब याद करना पड़ेगा. यहाँ तक सब ठीक है ना, सब ठीक चल रहा है. ज़्यादा बोरिंग तो खैर है, कोई इशू नहीं है, करना तो पड़ेगा. क्यों 7 मिनट बाकी रह गए? हाँ, प्राची को मैंने पहले ही पॉइंट आउट कर दिया है, मैंने उसको वॉच दिखा दी थी शुरू में ही. टाइम क्या हो रहा है? लिखो फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस, अलग पेज ले लो, इसके नीचे मत लिखना, अलग से लिखो. फाउंडेशन न्यू सेपरेट पेज पर. कब बनी थी? पक्का लॉक कर दूं? अच्छा, कितने ईयर्स हो गए? WC बैनर्जी कौन थे? हाँ वो तो ठीक है, कांग्रेस के रिकॉर्ड फर्स्ट प्रेसिडेंट. अच्छा, इसमें लिखा भी तो है, लिखा है नीचे. ठीक है, फिर कांग्रेस के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं, या डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स हैं, तो उनको मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच बोलते हैं उनकी. ठीक है ना, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट. मॉडरेट लिमिटेड देयर स्ट्रगल टू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स. ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट ऑफन यूज्ड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ऑफन ड्यूरिंग देयर एक्टिविटीज. ये करेंगे. लीडर्स कौन कौन है मॉडरेट्स के? देखो, दादा भाई नौरोजी फर्स्ट, SN बैनर्जी अभी करा था, दादा भाई नौरोजी भी देख लिया हमने, बदरुद्दीन तैयब जी देख लिया, फिरोज शाह मेहता देख लिया. ठीक है ना, ये 4 लीडर्स हैं. पीटी में कोई वैसे आएगा नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ये. और इसमें लाल बाल पाल और प्लस अरबिंदो घोष, ये तो बचपन में ही पढ़ा होगा, 6th-7th क्लास में पढ़ा था हमने, लाल बाल पाल. तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष. ठीक है, डिफरेंसेस देख लेंगे हम. अर्ली ठीक है, असर्टिव, स्वराज ठीक है. डिमांड्स क्या क्या थी वो लिखवा दूंगा मैं अच्छे से. ठीक है, जनरली मॉडरेट्स क्या डिमांड करेंगे? लैंड रेवेन्यू को कम करो, लैंड रेवेन्यू कम करो. ब्रिंग चेंजेस इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज टू हेल्प ग्रोथ ऑफ इंडियन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को रिवर्स करना है. ठीक है, रिक्रूट इंडियंस टू हायर पोस्ट, देख लिया हमने ये. कट एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन इन द आर्मी, ये तो जनरल रहेगा, 1947 तक रहेगा. और एक्सपैंड वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड प्रमोट एजुकेशन, एंजलिसिस्ट, ओरिएंटलिस्ट, वुड्स, डिस्पैच, मैकॉले, माइन्यूट, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें आएंगी. ठीक है, कट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हो गया ना तुम लोगों का? कितना हुआ है? मतलब लास्ट सर ने कहां पर छोड़ा था? एजुकेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछ रहा हूं. मुझे ये बताओ जो किया था, बाद वाला नहीं हुआ, करना पड़ेगा वो. मुझे याद दिला देना, एजुकेशन फिर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, एंजेलिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी नहीं करवाऊंगा, वो हो चुका है. तुम लोगों ने की नहीं क्लास, वो अलग चीज. इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास बता रहा हूं. डिफरेंट फेजेस ठीक है, ये तो देख लेंगे हम. हो गया. बताएं फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस. कुछ डिबेट्स हैं, वो डिबेट्स जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है. ऑप्शनल वालों, यहाँ पर ये डिबेट ऐसी है एएनसी वाली जो जीएस में भी इंपॉर्टेंट है, तो वो डिबेट्स मैं कराऊंगा. ठीक है ना, एक डिबेट 3-4 चीजें हैं इसमें. एक, ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डफरिन, आईएनसी वाज द
ब्रेन चाइल्ड, ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डफरिन। एक है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, इंस्ट्रूमेंट ऑफ, वो अगेन वही चीज है दोनों, ठीक है। एक है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, सुना होगा, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, क्या मीनिंग है इसका? एक सेकेंड, क्या बोले तुम? मतलब, ठीक है बोलो। और कोई? सेफ्टी वॉल्व, मीनिंग से ही जाओ। सेफ्टी वॉल्व, वॉल्व होता है, वॉल्व से क्या होता है? प्रेशर कुकर देखा है, उसमें एक वॉल्व होता है, ऊपर सीटी बजती है जिसमें, ठीक है। तो वो सीटी जब बजती है जब प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, तो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कुछ स्टीम को बाहर कर देता है वो। यहाँ पर क्या सेंस है कि जो प्रोटेस्ट 1857 रिवोल्ट हो चुका है, तो दोबारा से ऐसा कुछ ना हो, तो कुछ कुछ लेवल पर उनको अलाउ कर दिया जाएगा कि आप अपनी बातें कहो, या जो आपकी डिमांड्स है उनको हम फुलफिल करेंगे। उसी को बोलते हैं सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। कांग्रेस का फॉर्मेशन इसी बेस पे था कि एटलीस्ट लोगों को कुछ वॉइस मिल जाए एक नेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिससे वो अपने ऑब्जेक्शंस को ईस्ट इंडिया कंपनी तो चली गई, गवर्नमेंट के सामने ला के रख दे, ठीक है ना, फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्ट कर सके। सेफ्टी वॉल्व, क्योंकि अक्यूमुलेट होगा प्रेशर, आप सुनोगे नहीं, तो पेंटअप होगा गुस्सा, और अल्टीमेटली वो ब्लास्ट हो जाएगा। 1857 रिवोल्ट हमने देख लिया, ठीक है ना। तो सेफ्टी वॉल्व समझ आ रहा है ना सबको? ब्लैंक दिख रहे हैं पीछे वाले। सेफ्टी वॉल्व, प्रेशर कुकर याद रखो, सेफ्टी नहीं, लिटरली प्रेशर कुकर याद रखो, सेफ्टी वॉल्व वही है। स्टीम का जो हाई प्रेशर है उसको बाहर निकालना है। यहाँ पर प्रेशर का मतलब क्या है? डिसकंटेंट, इंडियंस का जो ऑब्जेक्शंस है, डिसकंटेंट है, नाराजगी है, उसको थोड़ा सा रिलीज कर दो। रिलीज किसके थ्रू? आईएनसी के थ्रू, ठीक है ना। ये डिबेट है, ये डिबेट है, वी विल टॉक ऑन इट कि हाउ कैन वी से, पहले तो ये उसके दो तीन पॉइंटर्स कि ऐसा क्यों कि इट वाज अ सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्यों बोलते हैं, उसके दो तीन रीजंस मैं लिखवाऊंगा, ठीक है ना। वी विल राइट अबाउट दैट, देन वी विल राइट अबाउट द काउंटर पॉइंट्स कि नहीं, इट वाज नॉट अ सेफ्टी वॉल्व, इट वाज द आउटकम ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, नॉट एज अ चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश, ठीक है ना, या सेफ्टी वॉल्व थ्योरी नहीं है। दोनों साइड के आर्गुमेंट लिखेंगे हम, लिखेंगे अभी, वहां क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। अभी मैं सिर्फ टच कर रहा हूं उसको, पॉइंटर्स मैं सारे दूंगा। ब्रेन चाइल्ड ऑफ डफरिन क्यों है, वाई इट इज कॉल्ड एज ब्रेन चाइल्ड ऑफ डफरिन, वी विल टॉक ऑन दैट। देन नो, इट वाज नॉट अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ डफरिन, उसके आर्ग्यूमेंट्स अलग से, ठीक है ना, काउंटर पॉइंट्स। डिबेट ऐसी ही होती है ना, सपोर्टिव डिबेट और उसके अगेंस्ट वाला, ठीक है ना, वही डिबेट होती है। देन और क्या था, हाँ, एक एक आर्ग्यूमेंट ये है कि इट वाज अ ह्यूमेस कांग्रेस, ह्यूमेस। एक तो सेफ्टी वॉल हो गया, ब्रेन चाइल्ड, then last one is Hume. Hume was British official, A.O. Hume, ठीक है ना, he was the British official, ह्यूमेस कांग्रेस। तो ये तीन डिबेट्स हैं, सेफ्टी वॉल्व, ब्रेन चाइल्ड, ह्यूमेस कांग्रेस, जनरली इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसमें लिखें पहले इंट्रोडक्शन लिखे आईएनसी का, द फाउंडेशन ऑफ आईएनसी, आईएनसी लिखना है, ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरा मत लिखना। द फाउंडेशन ऑफ आईएनसी in December 1885, in December 1885 marks the beginning of, marks the beginning of Indian nationalism. The foundation of INC in December 1885 marks the beginning of INM, Indian National Movement, ठीक है। It carried anti-British struggle, anti-British struggle to new heights, to
न्यू हाइट्स, फुल स्टॉप। आगे लिखो, in spite of its significance, in spite of its significance as first pan India political organization, in spite of its significance as pan India political organization, its origin had been interpreted differently by different scholars, clear a statement, differently by different scholars। थ्री क्रिटिसिज्म या थ्री डिबेट्स लिख लो, ये थ्री डिबेट्स कौन कौन सी है। लिख ले डिबेट, लिखे नहीं ये वाले, सेफ्टी वॉल लिख ले। फर्स्ट डिबेट लिखो, अब फर्स्ट हेडिंग दो, वॉज ब्रेन चाइल्ड ऑफ डफरिन, हेडिंग दो, इसको डिस्कस करेंगे हम आज। एक तो हो जाएगा, एटलीस्ट हो जाएगा। कराने को मैं 3 भी करा सकता हूँ। थक थक गए? पढ़ कहाँ रहे हो तुम? आंसर कहाँ है तुम्हारे? आंसर्स कल तो मैं एंड कर दूंगा डिस्कस करके। 3 आंसर आए मेरे पास अभी तक, वो मैं डिस्कस कल तो हो गई, कल ये वाले भी डिस्कस हो जाएंगे। अब जो नहीं ला रहा है देख लो कैसे होगा। वॉज ब्रेन चाइल्ड ऑफ डफरिन हो गया, लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखो, दिस दिस डिबेट वॉज ट्रिगर्ड बाय दिस डिबेट वॉज ट्रिगर्ड बाय द comment of W.C. बैनर्जी, ब्रैकेट में लिखना फर्स्ट प्रेसिडेंट। इसी में आगे लिखो, दिस कमेंट गेव impression that it was the instrument of British rule. It was the instrument of British rule. Was the instrument of British rule. Therefore, critiques questions its nationalist character. Critiques questions its nationalist character. ठीक है, तो ब्रेन चाइल्ड क्यों? क्योंकि W.C. बैनर्जी ने बोला था। ये आर्गुमेंट है सपोर्ट में। अब इसके काउंटर पॉइंट्स क्या हैं, लिखो, क्रिटिकल एनालिसिस। डिबेट का एक पॉइंट लिखवा दिया मैंने सपोर्ट में, अब दूसरा साइड, द क्लोजर एग्जामिनेशन, फर्स्ट पॉइंट, द क्लोजर एग्जामिनेशन ऑफ द सर्कमस्टांसेस, the closer examination of the circumstances reveals that Mr. Banerjee was trying to save INC कैपिटल्स में, फ्रॉम ब्रिटिश सप्रेसिव मेजर, which were extremely hostile post 1888,
समझ आ गया आर्गुमेंट? इसी में लिखो 1888, 58 कहां से आ जाएगा? कांग्रेस 1885 में बनी है तो उसका कंट्रोवर्सी बाद में ही होगी ना। तुम कंफ्यूज हो रहे हो, कुछ और सोच लिया तुमने। हाँ 1888 ठीक है। इसमें लिखो ही ट्राइड टू कन्विंस ही ट्राइड टू कन्विंस ही ट्राइड टू कन्विंस ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, कोई बात नहीं। ही ट्राइड टू कन्विंस ब्रिटिशर्स दैट आईएनसी is not the enemy, is not the enemy. Next लिखो अब not the enemy, therefore it was nothing but strategic ploy. It was nothing but strategic ploy to save nascent 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 pan Indian political body. क्लियर है ये स्टेटमेंट? किसी को कुछ आर्ग्यूमेंट, कोई ऑब्जेक्शन, कोई डिबेट? ये सिर्फ पार्डन, how was the comment? Was brainchild of Dufferin. This was the comment made by W.C. Banerjee. Why? To save nascent political organization from British suppression. Nascent है ना, जस्ट बर्थ हुआ है उसका, तो उसको सप्रेस ना कर दिया जाए, तो उन्होंने जानबूझकर ये दिखाया कि ये तो ब्रेन चाइल्ड ऑफ डफरिन है, मींस हम आप ही के अंडर में आए हैं, वी आर अंडर योर रूल, तो हम आपके अगेंस्ट नहीं है। रिसेंटली आर्ग्यूमेंट पूरे नहीं हुए ना अभी, फिर बीच में स्किप हो जाएगा, 2-3 पॉइंटर्स हैं बस। नहीं पहले लिख लो, फिर बात करेंगे, फिर टाइम का तुम बोलोगे। रिसेंटली सीक्रेट लेटर्स ऑफ डफरिन were declassified. इसमें सब पॉइंट लिखना है इस स्टेटमेंट का। गवर्नर जनरल डफरिन, GGD लिख दो, गवर्नर जनरल डफरिन warned गवर्नर रे गवर्नर REAY, ये बंदा है गवर्नर रे, REAY, दैट बीवेयर ऑफ डॉग्स होता है ना, बीवेयर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ AO Hume, beware of activities of AO Hume, ये AO, ये पूरा नाम है AO Hume, कोट अनकोट लिखना। ओल्ड मैन AO Hume को क्रिटिसाइज कर रहा है डफरिन, ओल्ड मैन who seems to have lost mental balance, ये लिखो, who seems to have lost mental balance। ठीक है, ये वाली डिबेट एंड हो गई।